आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मीनू सिंगल, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम लोग मुद्रास्फीति के बारे में ही पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि स्फीति के सिद्धांत क्या हैं। टुडे विल बी स्टडिंग अबाउट द थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन। In fact, there are two theories of inflation. One is known as demand pull inflation and the other is cost push inflation. मुद्रास्फीति के दो सिद्धांत हैं। एक तो है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और दूसरी है लागत धक्का मुद्रास्फीति। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। देखिए, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का मतलब है कि इस समय जो बाजार कीमत पर वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति है, वस्तुओं और सेवाओं की मांग उससे कहीं ज़्यादा है। Now, because aggregate demand is more than aggregate supply, this increase in demand will naturally pull prices in upward direction. तो ये जो मांग में वृद्धि है, जो मांग पूर्ति से ज़्यादा है, ये मांग में जो पूर्ति से ज़्यादा अतिरिक्त मांग है, ये कीमतों को ऊपर की ओर खींचेगी। इसके कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, कारण तो जैसा कि हमारे क्लासिकल अर्थशास्त्री मानते थे, और केन्स के बाद जो अर्थशास्त्री आए, मिल्टन फ्राइडमैन, ही ऑल्सो एग्री विद क्लासिकल थ्योरी दैट प्राइसेस इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई। कीमतें बढ़ती हैं क्योंकि मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन होता है। Whenever there is increase in money supply, prices increase. मुद्रा की पूर्ति के कोई भी कारण हो सकते हैं। तो मुद्रा की पूर्ति में होने वाले परिवर्तन से कीमतों में जो परिवर्तन होता है, it is the one that is known as demand pull inflation. लेकिन केन्स का मानना था कि बस सिंपल सी बात है कि जब कुल मांग कुल पूर्ति से ज़्यादा है, when aggregate demand is greater than aggregate supply, तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से कीमतें बढ़ेंगी। दिस इज़ नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा क्यों है, उसके कोई भी कारण हो सकते हैं। ये भी हो सकता है, जैसे कि इन्होंने बताया, कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ी है, और केन्स के अनुसार अन्य कारण भी हो सकते हैं कि निवेश बढ़ गया है या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। तो केन्स ने फिस्कल एस्पेक्ट को ज़्यादा ध्यान दिया, वित्तीय पक्ष को ज़्यादा ध्यान दिया, जबकि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने और मिल्टन फ्राइड ने मॉनेटरी एस्पेक्ट को ज़्यादा ध्यान दिया था। देन वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डिमांड पुल इन्फ्लेशन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। देखिए, हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर ले लिया है उत्पादन, आय, और वाई एक्सिस पर है कीमत। तो ऐसे में मान लेते हैं कि हमारा ये सप्लाई कर्व है, वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति का वक्र ये है। दिस इज़ योर सप्लाई कर्व P2S, ओके। और हम मांग वक्र बहुत सारे ले लेंगे, अलग अलग स्तर पर देखते हैं कि मांग के बढ़ने का क्या असर होता है। देखिए, मैंने एक बारी में ही इतने सारे मांग वक्र ले लिए हैं। सबसे पहले इसका असर देखिए। D1 D2 दो मांग वक्र हैं बिल्कुल शुरुआत के स्तर में। आप जानते हैं कि देखिए, शुरुआत में आपकी जो पूर्ति है वो इतनी ज़्यादा लोचदार है कि उसी कीमत पर आप जितनी मर्जी पूर्ति को बढ़ा रहे हैं। यू कैन सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज एट अ कांस्टेंट प्राइस एट इनिशियल लेवल, क्योंकि पूर्ण बेरोज़गारी है, और जैसे जैसे आप साधनों को लगाएंगे, आपको सस्ते साधन मिलते जा रहे हैं, आप सस्ता उत्पादन करके उसको बेच रहे हैं। तो जैसे जैसे साधनों की मांग बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, क्योंकि साधन महंगे होते जाते हैं। और ये वो स्तर है यहाँ, जब ये आपका सप्लाई कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया है, ये वो स्तर है जब हम पूर्ण रोज़गार पर पहुंच गए हैं। और आप जानते हैं कि पूर्ण रोज़गार पर पहुंचने के बाद उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकता। तो ऐसे में हम लोग देखते हैं कि मांग वक्र अलग अलग देखते हैं, उनका क्या असर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी सी दैट द डिमांड कर्व इज D1 D1 and then we have another demand curve D2 D2. In first case, when the demand curve is D1 D1, you can see that the economy is producing OQ1 output. उत्पादन कितना है OQ1, और वो P2 कीमत पर बिक रहा है। इनफैक्ट उत्पादन बढ़ गया, मांग बढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी मांग बढ़ेगी उतनी पूर्ति बढ़ जाएगी, और क्योंकि जितनी मांग बढ़ी उतनी पूर्ति बढ़ गई, इसलिए कीमतों में कोई फर्क नहीं आया। द प्राइसेस आर स्टिल स्टेबल एट P2.
इसके बाद फिर मांग बढ़ी। अब देखिए, अब मांग के बढ़ने से उत्पादन बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, बढ़ेगा। ये देखिए, उत्पादन इतना बढ़ गया है। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि उत्पादन बढ़ने के साथ हमारी कीमतें भी बढ़ गई हैं। अब कीमत OP2 से OP3 हो गई है। क्यों? Now this is the inflation which has been defined as semi inflation by Keynes. इसी मुद्रास्फीति को केन्स ने अर्ध मुद्रास्फीति बोला है कि उत्पादन बढ़ रहा है, हम अभी पूर्ण रोजगार पर नहीं पहुंचे, उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादन बढ़ने के साथ साथ कीमतें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि कुछ तरह की बाधाएं आ रही हैं। सपोजिंग कुछ समय बिजली नहीं मिली, कच्चा माल आने में टाइम लग गया, तैयार माल पहुंचने में मार्केट तक टाइम लग गया, कुछ और तरह की समस्याएं आ गई, ट्रेंड स्टाफ नहीं मिला, जिस वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ जाती है और इसीलिए प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। आप देखेंगे इस स्थिति में फिर से जब मांग बढ़ती है तो मांग के बढ़ने से फिर से आप देख रहे हैं कि उत्पादन OQ3 से OQ4 हो गया है, पर फिर से इस दौरान भी कीमतें OP3 से बढ़कर OP4 हो गई हैं। यानी कि इस स्थिति में मांग के बढ़ने से सिर्फ उत्पादन नहीं बढ़ रहा, कीमतें भी बढ़ रही हैं। दिस इज द सिचुएशन व्हेन इंक्रीज इन डिमांड नॉट ओनली लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन बट इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द प्राइस. It is also pulling the prices in upward direction. And then again the demand increases to D5 and you can see this that yes, production is also increased, उत्पादन भी बढ़ गया है, but then prices have also increased, right? With the increase in production, prices have also increased. But now we have reached full employment level. ये जो Q5 उत्पादन है, बेसिकली ये वो स्तर है उत्पादन का जहाँ पर हमारी अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार पर पहुँच गई है. At this output level, the economy has reached full employment, and therefore there is no further possibility of increasing production. अब उत्पादन बढ़ने की संभावना बिल्कुल नहीं है. Even if the demand increases, यदि मांग बढ़ती भी है, then there will be no influence on the quantity, the only influence will be on the price. और अब क्योंकि उत्पादन बढ़ ही नहीं रहा, तो इस वजह से जब मांग बढ़ेगी तो जितनी मांग बढ़ेगी उतना ही असर पड़ेगा कीमत पर. Now every increase in demand will lead to proportional increase in prices. See here, with the increase in demand from D5 to D6, you can see the prices have increased by the same amount. Look, the increase from D5 to D6 and the increase in prices is almost equal, is proportional, in other words. So this is about demand pull inflation. Now we come to कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. अब हम लागत धक्का मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ते हैं. देखिए, लागत धक्का मुद्रास्फीति ये है कि मुद्रास्फीति हो रही है, लेकिन इसलिए क्योंकि लागत बढ़ रही है, उत्पादन की लागत बढ़ रही है. तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़े, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है तो प्राइसेस तो नेचुरली बढ़ेंगे ना. कंपनीज अगर अपने प्रॉफिट भी कमाना चाह रही हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ नेचुरल बात है कि आपकी प्राइसेस भी बढ़ेंगी, तो इन्फ्लेशन होगी ही. अब एक खास बात क्या है कि जिस समय लागत बढ़ रही हो और उस वजह से कीमतें बढ़ें तो उसका सीधा असर क्या होता है. एक तो कीमतें बढ़ती हैं और उसकी वजह से मांग गिर जाती है. और ना सिर्फ मांग गिरती है, देश के अंदर आय, रोजगार, उत्पादन, हर चीज़ पर नेगेटिव असर पड़ता है, हर चीज़ कम होती है. Now this increase in cost of production naturally leads to increase in price, and this is followed by, or in other words this is accompanied by, fall in demand and fall in output and employment level as well. जब उत्पादन की लागत बढ़ती है, कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका असर ये होता है कि उसके साथ साथ मांग भी कम होती है, आय, रोजगार, उत्पादन भी कम होता है. इसके क्या कारण होते हैं? लेट अस गो थ्रू द कॉजेज बिहाइंड दिस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. लागत क्यों बढ़ेगी? सिंपल है, या तो मजदूरी की दर बढ़ गई, मजदूरों ने अपनी मजदूरी बढ़ा दी बावजूद इसके कि उनकी उत्पादकता नहीं बढ़ी. Laborers have increased their wages despite the fact that their productivity has remained the same. And the other point is that
the entrepreneurs, the promoters of the company have decided that they need more profit. They have marked up their profit. उन्होंने अपने लाभ की दर को बढ़ा दिया है. And third and finally, that the price of raw material and other inputs has increased. जो कच्चा माल कंपनी इस्तेमाल कर रही है या इसके अलावा अन्य आगतें जो इस्तेमाल कर रही है वो सब पहले से महंगी हो गई. अन्य आगतें जैसे कि बिजली, जैसे स्टेशनरी का सामान, जैसे कि सामान की आवाजाही के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हमारी ऑयल है, पेट्रोल, डीजल, ये महंगा हो गया है. So because of such reasons, naturally cost of production increases and this leads to increase in prices, and this increase in prices is known as cost push inflation. तो किसी भी तरह के कच्चा माल या आगत, कोई और आगत है या फिर मज़दूरों की मजदूरी है या ब्याज की दर है या फिर प्रॉफिट की दर है, if any of these increases, then this will lead to increase in cost of production and hence will bring cost push inflation. तो इसी को हम अब डायग्राम से समझते हैं. फिर से पिछले डायग्राम की तरह हमने एक्स एक्सिस पर लिया है आउटपुट और वाई एक्सिस पर प्राइस. इस बारी मैं जो कर्व पहले बनाऊंगी वो है आपका डिमांड का डायग्राम. तो डिमांड कर्व हमारा ये है डी डी और एक ही है. हम लोगों ने डिमांड को नहीं बदलना इस बारी. डिमांड इज सपोज टू बी कांस्टेंट राइट नाउ. ऐसे में हमारा जो सप्लाई कर्व है वो ये है. आप देख सकते हैं कि इनिशियली हमारा जो सप्लाई कर्व है वो S1S है आपका. ये वो स्तर है जब हमारा सप्लाई जो कांस्टेंट हो गया है. और ये वो कांस्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हम पहुंच गए हैं. अब उत्पादन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता. सो हियर यू कैन सी दैट द सप्लाई कर्व has become parallel to y-axis, right? So this is your initial supply curve. और हम यहाँ पर आप देख सकते हैं मांग और पूर्ति जो एक दूसरे को काट रहे हैं वो इस बिंदु पर काट रहे हैं. So this is your equilibrium point E1 and we are at equilibrium and at equilibrium OP1 is the price level and the output level is OQ1. हम यहाँ संतुलन पर हैं E1 पर और इस बिंदु पर OP1 कीमत है और OQ1 मात्रा है, उत्पादन है. मान लेते हैं कि उत्पादन की लागत बढ़ गई. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड. नाउ इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इन्फ्लुएंस द सप्लाई कर्व, इजंट इट? आपका जो सप्लाई कर्व है अब क्या हो जाएगा? ये नया सप्लाई कर्व है. देखिए आपका जो पूर्ति वक्र है अब वो ऐसा हो गया, ऊपर खिसक गया है. ऊपर क्यों खिसक गया है? कि आपका उतना ही उत्पादन करने के लिए अब पहले से ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है. और अब नेचुरल बात है कि हमारा संतुलन बिंदु ये है. दिस इज से E2 और इस E2 बिंदु पर कीमत भी बढ़ गई है और उत्पादन कम हो गया है. आई टोल्ड यू that in this inflation is accompanied by fall in demand. और अगर मांग कम हो गई है तो फिर फैक्ट्रीज उत्पादन कम करेंगी, तो इसलिए उत्पादन, रोजगार, आय सब कुछ कम हो जाएगा, है ना? एंड देन अगेन लेट अस assume that the cost of production has increased and this will also shift our supply curve further upward. तो अब नया जो आपका सप्लाई कर्व है वो है S3S और इस सप्लाई कर्व में आप यहाँ पर संतुलन पे हैं. ये है आपका तीसरा बिंदु E3. यहाँ पर OQ3 उत्पादन है जो कि पहले से भी कम है और कीमत पहले से भी बढ़ गई है. तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है तो प्राइसेस तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही आप देख रहे हैं कि आउटपुट पहले से कम होता जा रहा है. आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड डिमांड all will fall, all will decline whenever there is cost push inflation. इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो हम पढ़ेंगे जिसके बारे में आज, वो है इन्फ्लेशनरी गैप, स्फीतिक अंतराल. नाउ विल स्टडी अबाउट अनदर कॉन्सेप्ट नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप. देखिए इन्फ्लेशनरी गैप को केन्स ने कैसे डिफाइन किया कि पूर्ण रोजगार के स्तर पर जितनी पूर्ति है, कुल पूर्ति है, तो कुल मांग उससे अगर ज़्यादा है तो जो अंतर है ना कुल मांग और कुल पूर्ति का, उसी को केन्स ने स्फीतिक अंतराल का नाम दिया. इफ एग्रीगेट डिमांड
is more than aggregate supply at full employment level. Now, this gap between aggregate demand and aggregate supply is known as inflationary gap. It has been defined as inflationary gap by Keynes. Because this gap will pull the prices upward. In fact, he used this concept of inflationary gap to explain, you can say, to explain demand pull inflation. इन्होंने इस स्फीतिक अंतराल का इस्तेमाल किया मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को परिभाषित करने के लिए. बेसिकली देखिए, पूर्ण रोजगार पर अगर कुल मांग जो है कुल पूर्ति से ज़्यादा है, और कुल मांग में क्या क्या आता है? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स. अगर इनका जोड़ कुल पूर्ति से ज़्यादा है, और कुल पूर्ति कौन सी? जो पूर्ण रोजगार के स्तर पर हो रही है. इसका मतलब अगर मांग बढ़ेगी तो आप इस पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते. Aggregate supply at full employment level. Now this means that this production cannot be increased anymore, right? In such a scenario, if aggregate demand is more than aggregate supply, then prices will increase, and the gap between aggregate and demand and aggregate supply is known as inflationary gap. It has been defined as inflationary gap by Keynes. इन्होंने इनफैक्ट 1940 में अपनी एक किताब लिखी थी, हाउ टू पे फॉर द वॉर. उसमें इसका जिक्र किया था पहली बार. इनफैक्ट कुरिहारा ने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन किया है. कुरिहारा ने बोला है कि जो इस समय चालू कीमतें हैं, जो बेस प्राइस है इस समय, उस समय जो भी वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति है, यदि मांग, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मांग उससे ज़्यादा होगी, जो लोग खर्च करेंगे जितना, देखिए मान लेते हैं कि 100 करोड़ रुपए की वस्तुएं और सेवाएं इस समय देश में बनी हुई हैं. इस कीमत पर 100 करोड़ रुपए का सामान है जो बाजार में बिकने को आया हुआ है. यदि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मांग 106 करोड़ की होगी, तो उत्पादन तो नहीं है, उत्पादन तो 100 करोड़ का ही है. अगर मांग 106 करोड़ की है तो ये जो 6 करोड़ की एक्स्ट्रा मांग है ना, ये पूर्ति उतनी ही है, उसको नहीं बदल सकते. इसकी वजह से कीमतें बढ़ेंगी. वही 100 करोड़ रुपए का सामान अब 106 करोड़ रुपए का बिकेगा, यानी कि कीमतें बढ़ जाएंगी. So Kurihara defined inflationary gap as an excess of anticipated expenditure over available output at base prices. Base price मतलब मुद्रास्फीति से पहले की जो कीमत है, आधार वर्ष की जो कीमत है. फिर उसके बाद तो ये मांग में वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ेंगी, नया प्राइस आ जाएगा, इन्फ्लेटेड प्राइस आ जाएगा. आइए इसको हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं. मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो कुल राष्ट्रीय आय है, जिसको हम कुल उत्पादन है, जो हम एग्रीगेट सप्लाई भी कह देते हैं, वो है 5,000 करोड़ रुपए का. ओके, मतलब उत्पादन जो हुआ है पूर्ण रोजगार के स्तर पर वो है 5,000 करोड़ रुपए का. ऐसे में गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए 1,000 करोड़ के. ओके, तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी बच गई? 5,000 करोड़ में से 1,000 करोड़ रुपए का टैक्स देने के बाद लोगों के पास आय बची 4,000 करोड़ की. अब इस टैक्स में से भी लोग 75% खर्च कर रहे हैं. उनकी एमपीसी 3/4 है, यानी कि 3,000 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए और 1,000 करोड़ बचा लिया. ओके, अब जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो है 900 करोड़ की. लेकिन सरकार भी है, सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए टैक्सेस से कमाए हैं. सरकार भी कुछ खर्च कर रही है देश के विकास के लिए भी और गैर विकास कार्यों पर भी. गवर्नमेंट इज ऑल्सो स्पेंडिंग सम अमाउंट ऑन बोथ डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज वर्थ ₹1,500 करोड़. वो 1,500 करोड़ का खर्च कर रही है. तो अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है. आई एम एज्यूमिंग दैट द इकोनॉमी इज अ क्लोज्ड वन. अर्थव्यवस्था अगर बंद अर्थव्यवस्था है, तो ऐसे केस में कुल मांग में क्या क्या आया? देखिए, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज सी. एग्रीगेट डिमांड इज सी, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. कंजम्पशन है 3,000 करोड़, निवेश है 900 करोड़ और 1,500 करोड़ का सरकारी व्यय. इन तीनों को जोड़कर हमारे पास आ गया 5,400 करोड़ रुपए का कुल मांग. ओके, तो कुल मांग है 5,400 करोड़ की, जबकि कुल पूर्ति है 5,000 करोड़ की. उत्पादन तो 5,000 करोड़ का हुआ है.
अब सवाल है कि जब सरकार की कमाई 1000 करोड़ की हुई तो सरकार ने 1500 रुपए कहाँ से खर्च कर दिए? 1500 करोड़, 500 करोड़ कहाँ से आए? बहुत तरीके हैं बच्चे, इनफैक्ट बहुत तरीके तो नहीं है, लेकिन देखिए पहला तरीका तो है कि नए नोट छाप ले। सरकार इतना बड़ा अमाउंट नए नोट का नहीं छापेगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत छापेगी, से 100 और 200 करोड़ की नोट छाप लिए। रिमेनिंग कहाँ से आया? बोरो किया, लोन लिया। कहाँ से? कहीं से भी, देश के अंदर से भी और विदेशों से भी। इन शॉर्ट गवर्नमेंट ने अपनी आय से ज्यादा व्यय किया है। द रिजल्ट वॉज दैट द टोटल एग्रीगेट डिमांड वॉज टू द ट्यून ऑफ 5400 करोड़। कुल मांग है 5400 करोड़ की, जबकि जो उत्पादन हुआ वो सिर्फ 5000 करोड़ का है। तो ये जो 400 करोड़ रुपए की जो एक्स्ट्रा मांग है, दिस इज योर इन्फ्लेशनरी गैप। एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई बाय 400 करोड़ एंड दिस इज योर इन्फ्लेशनरी गैप। आइए इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। हमने यहाँ एक्स एक्सेस पर लिया है आउटपुट, या आप उसको इनकम भी कह सकते हैं, और इधर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, जो कि बेसिकली एक 45 डिग्री लाइन है। ये वो लाइन है जो बता रही है जहाँ पर आय और व्यय दोनों बराबर है। दिस इज द लाइन विच वेयर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। अब ऐसे में मान लेते हैं हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व शुरुआत में ये है। दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड कर्व, जिसमें कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। हम इस संतुलन बिंदु पर, ये मैंने पहले ही ज्यूम कर लिया कि ये पूर्ण रोजगार का स्तर है, तो जो उत्पादन हो रहा है वो पूर्ण रोजगार उत्पादन है। हम ई बिंदु पर संतुलन में हैं, जहां पर कुल मांग और कुल पूर्ति दोनों बराबर है। ओके, इफ इन सच अ सिनेरियो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस, कुल मांग बढ़ गई। कैसे बढ़ी? देखिए नया जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है, इसमें कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो वो है ही, प्लस थोड़ा सा और सरकार ने और एक्सपेंडिचर कर दिया। सो दिस इज योर न्यू एग्रीगेट डिमांड कर्व। और अब हम संतुलन में है इस बिंदु पर E1 पर, और इस समय हमारी आय बढ़कर हो गई है OY1। ओ माय गॉड, उत्पादन बढ़ गया, पर ये तो मुमकिन ही नहीं था। दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रीच्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एट दिस पॉइंट। ई बिंदु पर हम लोग पूर्ण रोजगार पर पहुंच चुके थे, तो उत्पादन OYF से OY1 बढ़ ही नहीं सकता। एटलीस्ट रियल आउटपुट कैन नॉट इंक्रीज, नॉट पॉसिबल। तो फिर हम E1 से तक कैसे पहुंचे? हम YF से Y1 तक कैसे पहुंचे? दिस इंक्रीज इन इनकम इज प्योरली मॉनेटरी। ये जो आय में उत्पादन हुआ, वृद्धि हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ मौद्रिक है, रियल इंक्रीज नहीं है। वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन नहीं बढ़ा, सिर्फ कीमतें बढ़ी हैं। लुक, दिस गैप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड, न्यू एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड द ओल्ड एग्रीगेट डिमांड कर्व. Look, I have shown this by a bold line EF. This gap EF, the gap between the demand and the supply at this point is EYF, right? So this supply is only EYF, whereas the demand is FYF. So the gap between demand, aggregate demand and aggregate supply, तो कुल मांग और कुल पूर्ति का जो अंतर है EF, इसी को हम लोग कहते हैं स्फीतिक अंतराल. दिस इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप. थैंक यू सो मच. बाय.